हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिलोसफीज़ के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने फ़िलोसफी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि फ़िलोसफी क्या है। इट इज़ अ लव फॉर विजडम। ठीक है, तो आज हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स समझने से पहले हमें इसके कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स पता होने चाहिए। 4 तरीके के इसके एलिमेंट्स होते हैं फ़िलोसफी के, जो माने जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेटाफिजिक्स ऑफ फिलोसफी। इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर फिलोसफी के हिसाब से जो रियलिटी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। और हम आगे आगे चल के ना 4 तरीके की फ़िलोसफी पढ़ेंगे, तो उन चारों फिलोसफी को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये फ़िलोसफी के हिसाब से रियलिटी ये है, इसके हिसाब से ज्ञान ये है, इसने इस तरीके की वैल्यूज़ को कंसिडर करा है, और इसके हिसाब से ये तरीके हैं जिनके माध्यम से हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है 4 तरीके के एलिमेंट्स हैं। लाइक कि कंसेप्ट क्या है रियलिटी का, किस चीज़ को इस फिलॉसफी ने सच माना है, ठीक है, क्या कंसेप्ट है नॉलेज का उस फिलॉसफी को लेके, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ फिलॉसफी। थर्ड वन आता है एक्सियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी। मीन्स क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके की वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज, सोशल वैल्यूज़, किस तरीके की वैल्यूज़ को उसने महत्व दिया है उस फिलॉसफी ने। लॉजिक ऑफ फिलॉसफी मतलब कि क्या रास्ता है, कौन सा वो माध्यम है जिससे हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीके के क्या होते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं फिलॉसफी के, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिलॉसफी। टाइप्स ऑफ फिलॉसफी 4 तरीके की है, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म। ठीक है, एक एक करके इनको समझते हैं क्या ये है। नेचुरलिज्म देखो, नेचुरलिज्म एक वो फिलोसफिकल बिलीफ है जिसमें हम जो ये प्रकृति है, जो ये नेचर है, इसको हम रियल मानते हैं। ठीक है, वो प्रकृति जिसमें हर एक चीज़ किसी ना किसी नेचुरल लॉज से क्या है, गवर्नड होती है। ऑब्जर्वेबल फोर्सेस हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दुनिया भर की फोर्स। ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग द सुपर नेचुरल और डिवाइन एक्सप्लेनेशन की ये बात नहीं करती। मतलब कि जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जो डिवाइन पावर्स होती हैं, उन फोर्सेस को छोड़ के बाकी जितनी भी ऑब्जर्वेबल फोर्सेस होती हैं, जो आज तक साइंस ने खुद ऑब्जर्व करके जिनकी थ्योरी प्रेजेंट करी है, जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो, साइंस में पढ़ते हो, जो नेचुरल लॉज के बारे में आप पढ़ते हो, लाइक न्यूटन्स लॉ एंड वो लॉ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्योंकि जो ये हमारा पूरी पृथ्वी है, जो हमारी ये प्रकृति है, इसमें जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सब किसी न किसी नेचुरल लॉज से गवर्नड है, अफेक्ट होती हैं इन ऑब्जर्वेबल फोर्सेस से। उन्हीं की स्टडी करते हैं हम किसमें, नेचुरलिज्म में। नेचुरलिज्म मतलब नेचुरल, नेचर, जो सिर्फ प्रकृति को सच मानता है। ये फिलॉसफी जो है सिर्फ और सिर्फ ये वो वेस्टर्न फिलॉसफी है विच कंसिडर्ड यूनिवर्स जो है एज अ क्रिएशन ऑफ नेचर एंड एक्सेप्ट द मटेरियल वर्ल्ड एज द रियल वर्ल्ड। मतलब इसके हिसाब से जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, जो हम देख रहे हैं, यही क्या है, रियल वर्ल्ड है। ये गॉड को नहीं मानती है ये फिलॉसफी। इट डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, और ये मानती है, ये कंसिडर करती है कि जो ये हमारी आत्मा है, जो सोल है, ये भी किसी न किसी मैटर से ही बनी है। ठीक है, जिसके अंदर चेतना है, एक वो मैटर जिसके अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है। एंड प्रोपाउंड्स की जो अल्टीमेट एम है हमारा लाइफ का, वो क्या है, खुशी खुशी जीवन जीना, जिसको हम नेचुरल लॉ से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो नेचुरलिज्म एक वो वेस्टर्न फिलॉसफी है जो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानती है, ये नेगलेक्ट भी नहीं करती है, तो ये उस चीज़ को मानती नहीं, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मतलब रियल मानती है जो चीज़ ऑब्जर्वेबल है। डिवाइन और सुपरनेचुरल पावर्स को ये नहीं मानती है, ये सिर्फ नेचुरल लॉज जो हैं आपके, जो ऑब्जर्वेबल फोर्सेस हैं, उनको ये रियल मानती है। ये मानती है कि जो ये ब्रह्मांड है, जो ये यूनिवर्स है, ये आपका मैटर से बना हुआ है। इस मटेरियल वर्ल्ड की ही स्टडी इसके अंदर होती है, इसी को ही, मटेरियल वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड आपका माना जाता है। ऐसा नहीं माना जाता कुछ भी कि गॉड की भी कोई अपनी दुनिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और इसके हिसाब से जो अल्टीमेट एम होना चाहिए हम ह्यूमन बींग्स का, वो क्या है, अपना जीवन खुशी खुशी जियो। ठीक है, जिनको हम
बहुत ही सिंपली तरीके से नेचुरल लॉज के माध्यम से अचीव कर सकते हैं, ऐसा नेचुरलिज्म का कहना है। ठीक है, इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है नेचुरलिज्म के, कि दिस यूनिवर्स इज ए नेचुरल क्रिएशन। ठीक है, ये नेचुरली आपका क्रिएट हुआ है ये यूनिवर्स आपका। ठीक है, नेचुरली कैसे, जो नेचुरलिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो नेचर है आपका, ये आपका क्रिएटर भी है और ये आपका कोज भी है इस यूनिवर्स का, ऐसा ये मानते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ये दो टर्म सुने होंगे, जैसे लाइक कि नेचुरल एलिमेंट्स आपस में पास पास आके एक मैटर फॉर्म करते हैं, तो एक तरीके से सिंथेसिस होना मैटर का मतलब यूनिवर्स बन जाना, और उसी मैटर का डिसइंटीग्रेशन हो जाना मतलब कि वो यूनिवर्स ख़त्म हो जाना, ये मानते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो एक सीड से बीज पेड़ बना, ठीक है, उस पेड़ से आपको सीड भी मिलता है। ठीक है ना, तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेचर है वो क्रिएटर भी है और कोज भी है। ठीक है, जैसे कि वाटर से आपकी आइस बन जाती है, वेपर बन जाती है, तो ये सब क्या है, नेचुरल चेंजेस है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है आपका इंटीग्रेशन का, डिसइंटीग्रेशन का, ये कुछ डेफिनेट लॉज हैं इनके पीछे जिनके कारण ये होता है आपका, और ये लॉज आपके ऑब्जर्वेबल होते हैं। ठीक है, इनको स्टडी किया जा सकता है। तो इसीलिए ये कहती है ना, जो फिलॉसफी कहती है कि दिस यूनिवर्स इज़ ए नेचुरल क्रिएशन। ठीक है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ना कि दो मैटर लाइक एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, इस टाइप के बहुत सारे लॉज पढ़े हैं। या फिर कह लो कि दो मैटर आपके पास डिफ्यूज़ हो गए, ठीक है, तो मतलब डिस्ट्रॉय हो गया वो सब्सटेंस आपका। दो मैटर को आपने इंटीग्रेट कर दिया, आपने पास पास लेके आए, कुछ रिएक्शन टाइप हुई तो उससे एक सब्सटेंस बन गया, वही चीज़, उसी डिसइंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, कि द कमिंग टुगेदर ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स मेक्स मैटर एंड द सिंथेसिस ऑफ मैटर से ही क्या बनता है आपका यूनिवर्स बनता है। और ये जो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एट द एंड, इसी से ही आपका यूनिवर्स का एंड हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है आपका इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन का, ये आपका कुछ इसके पीछे कुछ डेफिनेट लॉज हो सकते हैं जिनके कारण ये होता है आपका। ठीक है, तो यही एक तरीके से क्या है, नेचुरल क्रिएशन होती है। ठीक है, तो इसलिए ये मटेरियल वर्ल्ड को, नेचुरल वर्ल्ड को ये रियल वर्ल्ड मानते हैं। ओनली दिस वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड इज़ ट्रू, कोई भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। सोल इज़ ए कॉन्शियस एलिमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मैटर। ठीक है, जो नेचुरलिस्ट है, देखो, जो सोल की जो हम एक स्पिरिचुअल फॉर्म मानते हैं वो ये कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है ना, कि हाँ, हम लोग तो स्पिरिचुअल फॉर्म मानते हैं, हम लोग सोल को गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सोल की स्पिरिचुअल फॉर्म को नहीं मानती है। ठीक है, ये जो थ्योरी है, ये जो नेचुरलिज्म फिलॉसफी है, ठीक है, इनके हिसाब से, नेचुरलिस्ट के हिसाब से, जो आपकी सोल है वो एक मैटर से ही प्रोड्यूस होती है और ये आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर बॉडी। ठीक है, ऐसा इन लोगों का मानना होता है। ये लोग मानते हैं कि जो मैटर है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि वो एटम्स से बनता है एंड एटम्स आपके एक्टिव होते हैं, तो एक्टिव होने से ही जो ह्यूमन बीइंग है वो आपका बर्थ लेता है, उसके अंदर चेतना जागती है, कॉन्शियसनेस उसके अंदर आती है। ठीक है, कॉन्शियसनेस उस पर्सन के अंदर मतलब डेवलप होती है व्हेन ही टेक्स बर्थ। ठीक है, क्योंकि एटम्स से ही आपकी सोल मैटर बनता है और इनके हिसाब से मैटर से ही सोल जो है वो आपकी मैटर से ही बनी है। इट मीन्स कि एटम्स आर एक्टिव देन व्हेन ह्यूमन बीइंग टेक्स बर्थ, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है उस ह्यूमन बीइंग के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ, ऐसा इनका मानना है। और जो सोल है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर बॉडी, ऐसा इनका मानना है कि जो सोल है वो एक कॉन्शियस एलिमेंट है जो कि आपका मैटर से बना है। ठीक है, मैथ्स वो सबसे अच्छी संरचना है इस ब्रह्मांड की। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ नेचुरल एक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि जो आपके नेचुरलिस्ट है वो ये बिलीव कर, इवोल्यूशन थ्योरी जो होती है ना, उसमें ये लोग बिलीव करते हैं। इनके हिसाब से जो मैन है वो आपका लो क्लास से हाई क्लास में डेवलप हुआ। लाइक पहले हम लोग बंदर की
जैसे दिखते थे, अब धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते आज हम लोग ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, कुछ नेचुरल पावर्स हैं, कुछ नेचुरल लॉज हैं, कुछ फोर्सेस हैं जो आपकी हमेशा एक्टिव रहती है, जिससे मैन के बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से इवोल्यूशन ऑफ मैन के पीछे कोई भी एक स्पिरिचुअल पावर वर्क नहीं करती है, ऐसा इसका मानना है, ठीक है, इस नेचुरलिज्म फिलोसफी का, ठीक है, समझ में आया। सेकंड आती है आपकी आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो है, ये जो स्पिरिचुअल साइड होती है मैन की, उस पर जोर देती है, ठीक है, क्योंकि जो आइडियलिस्ट होते हैं वे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो आइडियलिज्म एक वो वेस्टर्न फिलोसफी है विच कंसिडर दिस यूनिवर्स, जो है ये किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। आइडियलिज्म मतलब आइडियाज, विचार, थॉट्स, ठीक है, जो विचार को, थॉट्स को मानते हैं। तो आइडियलिज्म जो है ये मैन की स्पिरिचुअल साइड को देखता है, ठीक है, और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हैं उनको इम्पोर्टेंस देता है। इसके हिसाब से ये कि ये पूरा यूनिवर्स जो है ये भगवान ने बनाया है, और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सुपीरियर मानता है टू द मटेरियल वर्ल्ड से। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ये मानता है, ये भगवान को अल्टीमेट रियलिटी मानता है, एंड सोल जो है वो क्या है, पार्ट है किसकी, गॉड की, ठीक है। और हमारा ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब मोक्ष पा लेना, अपनी आत्मा को पहचाना, आत्मा को परमात्मा से लिंक करना, जो कि हम मोरल वैल्यूज़ के थ्रू अचीव कर सकते हैं। जैसे कि जो बेसिकली आज हम मानते हैं, जो जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इस वर्ल्ड में मानते हैं कि हम सबको भगवान ने बनाया है, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है, देयर इज़ अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और जो हमारी सोल है वो भी क्या है, एक भगवान का ही एक पार्ट है, ठीक है। जैसे हम क्या देते हैं कि हम सबके अंदर भगवान है, हर कण कण में भगवान है, वो वाली बात है। और ह्यूमन का लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, कि हमें मोक्ष प्राप्त करनी है, मोरल वैल्यूज़ के थ्रू हम इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आइडियलिज्म फिलॉसफी है ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देती है। ये जो इंसान है उसकी स्पिरिचुअल साइड को ये मानता है, ठीक है, जो कि नेचुरलिज्म नहीं मानती थी, ठीक है। लेकिन ये जैसे कि क्योंकि वो सोल की स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को नहीं मानता था नेचुरलिज्म, लेकिन ये जो आइडियलिज्म है ये सोल की स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ये मानता है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है आइडियलिज्म के, कि दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ये ऊपर रखते हैं इस नेचुरल वर्ल्ड से, मटेरियल वर्ल्ड से। जो सोल है वो आपका एक स्पिरिचुअल फैक्टर मानते हैं ये, ठीक है, और गॉड क्या है, सुप्रीम सोल है, ठीक है, और जो सोल है वो आपका क्या है, गॉड का ही एक पार्ट है, ऐसा ये मानते हैं। मैन सबसे अच्छी संरचना है अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है फिजिकल एंड स्पिरिचुअल पावर्स दोनों पे डिपेंड करता है इनके हिसाब से। लाइक फिजिकल पावर से कैसे, कि आप अपनी सेंस ऑर्गन्स को, आप अपनी उनको सेंस ऑर्गन्स को पहचान पा रहे हो। स्पिरिचुअल पावर क्या हो गई, लाइक आप अपनी सोल को पहचान पा रहे हो, गॉड की पावर को पहचान पा रहे हो, दैट इज स्पिरिचुअल पावर, ठीक है। लाइक जैसे कि आपकी सोल है उसको आप सेंस ऑर्गन से आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, है या नहीं। उसको तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंटेलेक्चुअल पावर जो है, आपकी जो इंटेलेक्ट है, आप सिर्फ उससे ही उसको समझ सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए तो जो आइडियलिस्ट हैं वो जो है आपके जो थॉट्स होते हैं उनको ये इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कि गॉड है या आपकी सोल है, इसको आप सेंस ऑर्गन से आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, या फिर इसका एग्जिस्टेंस को आप नहीं समझ सकते हो अपने फिजिकल सेंसेस के थ्रू। आप इसको अपने इंटेलेक्ट से महसूस कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी इन्होंने बोला कि जो सोल है वो क्या है, कि स्पिरिचुअल फैक्टर है, ठीक है।
फिर आती है आपकी प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी। प्रैग्मेटिज्म एक वो फिलोसफिकल अप्रोच है, इसको डेवलप किया गया था यूएस में, CS पेर्से और विलियम्स जेम्स और जॉन डीवे, इन तीनों के द्वारा ये फिलोसफिकल अप्रोच आपकी डेवलप की गई थी यूएसए में। दैट इवेल्युएट्स थ्योरीज एंड बिलीव्स बेस्ड ऑन देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सक्सेस एंड रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेज रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ। ठीक है, देखो जो प्रैग्मेटिज्म है ये आपका वो फिलोसफिकल अप्रोच है जो उन थ्योरीज़ को या उन बिलीव्स को मानती है जिनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, जिनका कोई ना कोई रियल वर्ल्ड से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ठीक है, उन थ्योरीज़ को नहीं मानती जो जिनको लेके सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ है, मतलब कि जो सिर्फ किसी ने मतलब जैसे कि हम गॉड के बारे में, इसको लेकर कोई ट्रुथ नहीं है ना हमारे पास, इसको लेकर तो सिर्फ हम लोग मानते हैं क्योंकि हम लोग अब पुराण पढ़ते हैं लाइक, ठीक है ना, अब वो पुराण आए हैं, आज हमारे पास कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है उन बिलीव्स को मानती है जो उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, रैदर दैन किसी भी थ्योरी का अगर एब्स्ट्रैक्ट ट्रुथ है तो वो उसको नहीं मानती है। तो इसके हिसाब से भी जो आपका ये मटेरियल वर्ल्ड होता है इसको ये ट्रू मानती है, और इसके हिसाब से भी जो ये गॉड है उसको ये नहीं मानती है, ये सोल को एक्टिव एलिमेंट मानती है जो कि मैटर से बना है। ठीक है, और इसके हिसाब से भी अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए लाइफ का, टू लिव हैप्पीली, जिसको हम अचीव कर सकते हैं बाय सोशल लॉज। ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड को ही ये रियल वर्ल्ड आपका मानती है। इसके हिसाब से जो यूनिवर्स है ये अलग अलग एलिमेंट्स और अलग अलग एक्टिविटीज़ का ये आउटकम है। लाइक जैसे कि नेचुरलिज्म और इसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी है लेकिन सब नहीं है। जैसे कि ये भी दोनों मानते हैं कि जो सोल है ये आपका मैटर से बना हुआ है, एक्टिव एलिमेंट है सोल आपकी। ठीक है, जो कि मैटर से बनी हुई है। अल्टीमेट लाइफ का जो एम होना चाहिए हमारा वो भी क्या है कि हैप्पीली रहना। ठीक है, लेकिन लाइफ को हम जीवन को किस तरीके से हैप्पीली जी सकते हैं, प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से उसको हम अचीव कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सोशल लॉज, और नेचुरलिज्म के हिसाब से बाय फॉलोइंग नेचुरल लॉज। ठीक है, दूसरा ये कि उसके हिसाब से जो यूनिवर्स, जो ये नेचर है वही क्रिएटर था, वही कोज था, लेकिन इसके हिसाब से जो ये यूनिवर्स है ये किसी न किसी डिफरेंट एलिमेंट्स या एक्टिविटीज़ के आउटकम का ही क्या है, ये परिणाम है। ठीक है, ऐसा है इन दोनों में ये कुछ डिफरेंस है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है प्रैग्मेटिज्म के, कि ये वर्ल्ड जो है आउटकम है ऑफ न्यूमरस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ का। ये मटेरियल वर्ल्ड को ही ट्रू मानता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तो ये ट्रू नहीं मानता है। सोल एक एक्टिव एलिमेंट है जो कि आपका मैटर से बना है, गॉड सिर्फ एक इमेजिनेशन है, फैंसी मतलब इमेजिनेशन। मैन एक बहुत ही अच्छी संरचना है इस वर्ल्ड की। द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्या है, सोशल प्रोसेस। ठीक है, फिर आते हैं हम रियलिज्म पे। रियलिज्म एक वो वेस्टर्न फिलॉसफी है जो कि यूनिवर्स को मानती है कि ये मैटर से बना है और एक्सेप्ट करती है कि जो मटेरियल वर्ल्ड ही क्या है, रियल है। ये गॉड को रिलीजियस बिलीफ मानती है। ठीक है, और सोल एक वो एलिमेंट है जो कि आपका मैटर से ही बना है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, एंड प्रोपाउंड्स दैट कि अल्टीमेट एम क्या है ह्यूमन लाइफ का, टू लिव हैप्पीली, विच कैन बी अचीव बाय द रियल नॉलेज ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर यूज। ठीक है, तो रियलिज्म जो है आपका मटेरियल वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड मानती है, लेकिन जो सोल है उसको ये एक जो गॉड है उसको ये रिलीजियस बिलीफ की तरह मानती है। ठीक है, ये उसको पूरी तरीके से नेगलेक्ट नहीं करती है, ये गॉड को रिलीजियस बिलीफ मान के चलती है। बाकी कहती यही है कि जो सोल है वो भी आपकी मैटर से बना है, जिसके अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, बाकी गॉड को ये एक रिलीजियस बिलीफ को ले एज ए रिलीजियस बिलीफ लेके चलती है। ये रियलिज्म जो है आपका, इसका प्रिंसिपल क्या है कि यूनिवर्स आपका मैटर से ही बना है, दिस मैटर वर्ल्ड इज़ ट्रू एंड देयर इज़ नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सोल एक कॉन्शियस एलिमेंट है जो कि मैटर से ही बना है, और गॉड का एग्जिस्टेंस जो है इट जस्ट बेस्ड ऑन रिलीजन। ठीक है, मैन इज़ द बेस्ट मैटर ऑफ द वर्ल्ड। अगर देखो इस तरीके से आप एक चार्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे कि लाइक आइडियलिज्म इज़ अ फिलॉसफी, और
फंडामेंटल एलिमेंट जो मैंने आपके उसके फिलोसफी के बताए थे। तो आइडियलिज्म की मेटाफिजिक्स क्या कहती है, मतलब रियलिटी, मतलब कि आइडियलिस्ट फिलोसफी किस चीज़ को रियल मानती है, कि गॉड क्या है, एक अल्टीमेट रियलिटी मानती है एंड सोल एज अ पार्ट ऑफ गॉड। ठीक है, आइडियलिज्म के हिसाब से नॉलेज क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, कि द मीनिंगफुल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट साउंड्स एंड कलर्स प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस गॉड हैज़ मेड दी थिंग्स ऑफ अ वर्ल्ड। मतलब कि आइडियलिज्म जो है, एक तो ये जो है भगवान को सच मानते हैं, अल्टीमेट रियलिटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ये रियल मानते थे, सोल को पार्ट मानते हैं ये किसका, भगवान का ही। दूसरा ये कि जो ये वर्ल्ड है जिसमें आप अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स देखते हो, साउंड्स देखते हो, कलर्स देखते हो, इनके ही यही तो हमको एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं, और गॉड ने ही इन सब चीज़ों की संरचना करी है, ऐसा इन्होंने माना है। इन सब चीज़ों का ज्ञान पाना ही आपको होता है इसके हिसाब से। एक्जियोलॉजी, वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो जो अल्टीमेट एम है हमारा लाइफ का वो क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि किससे आएगा, ट्रुथ से, ब्यूटी से, गुडनेस से। प्लेटो ने भी जो है 4 गुड क्वालिटीज़ आपको बताई हैं जिससे कि आप जो है अपनी लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन अटेन कर सकते हो। वो क्या है, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, विजडम एंड जस्टिस। ठीक है, आइडियलिस्ट के हिसाब से भी 4 वैल्यूज़ है, लाइक एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़, एस्थेटिक वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ एंड रिलीजियस वैल्यूज़। ठीक है, आइडियलिज्म फिलोसफी के हिसाब से लॉजिक, द वे टू रीच और गेन नॉलेज क्या है, आप किस तरीके से कर सकते हैं, डिडक्टिव लॉजिक का आप यूज़ करें। इस फिलॉसफी में डिडक्टिव लॉजिक जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपकी इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये तो करते हैं क्योंकि देखो गॉड को समझना इज़ टोटली एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करना। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इसके अंदर होती है, डिडक्टिव लॉजिक आप इसमें यूज़ करते हो। इसी तरीके से यहाँ पे नेचुरलिज्म के बारे में, कि नेचुरलिज्म के हिसाब से रियलिटी क्या है, नेचर और जो मैटर है यही रियलिटी है, बियॉन्ड नेचर और कुछ है ही नहीं। ठीक है, रियलिटी इज टर्म्स इन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, सीधी सी बात है कि जो नेचुरलिज्म है तो ये पूरे जो नेचुरल वर्ल्ड है ये आपका रियल है, यही एक रियल वर्ल्ड है जिसमें हर एक चीज़ सब्सटेंसेस से बनी हुई है। ठीक है, मैटर से बनी हुई है। मैटर क्या है, स्पेस में मूव करता रहता है, मैटर एनर्जीज में टूट जाता है, एनर्जी भी क्या एक सब्सटेंस है। तो फिजिकल सब्सटेंसेस जो है वही आपकी क्या है, रियलिटी है इसके हिसाब से। नॉलेज की बात करें तो जो नॉलेज होती है अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड वर्ल्ड एनर्जीज, उन्हीं की ही ये इन सब के बारे में ही ज्ञान अर्जित करना ही नॉलेज है। जो नॉलेज होती है आपकी साइंस की वही क्या है, एपिस्टेमोलॉजी है एक तरीके से इसके लिए। क्योंकि देखो अगर हम सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो तो सब हम साइंस में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म जो नॉलेज होती है आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोसाइंस की, एग्रीकल्चर की, एस्ट्रोनॉमी की, सोशल साइंस की, ये सब क्या है नेचुरलिज्म के हिसाब से नॉलेज में आता है। एक्जियोलॉजी की बात करते हैं तो मैन जो है उसको नेचर के अकॉर्डिंग ही देखो बिहेव करना चाहिए। वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, ही डज़ नॉट बाइंड विद एनी टाइप ऑफ सोशल लॉज एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड्स। ठीक है, तो पीपल जो है उसको फ्रीडम दे कि वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करे, ऐसा इसका कहना है। नेचुरलिज्म के लॉजिक की बात करें तो इंडक्टिव मेथड इसमें आपका यूज़ होता है इस फिलोसफी में। ठीक है, फिर आती है आपकी रियलिज्म। रियलिज्म की बात करें तो जो यूनिवर्स है आपका वो मैटर से बना हुआ है और ये मटेरियल वर्ल्ड को ही रियल मानता है रियलिज्म में, और गॉड को ये एज ए रिलीजियस बिलीफ लेके चलता है, और सोल जो है वो आपका मैटर से ही बना हुआ है। ठीक है, ऐसा इसका मानना होता है। एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो नॉलेज जो है मैटर की वही क्या है, सच्चा ज्ञान है जिसको हम अपनी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आप पा सकते हो। ठीक है, वैल्यूज़ की बात करें तो रियलिस्ट के हिसाब से भी प्रोटेक्शन ऑफ वंस लाइफ एंड लिव हैप्पीली वही क्या है आपके एम है लाइफ के। ठीक है, दे गिव प्लेस टू दोज वैल्यूज़ फॉलोइंग विच मैन गेट्स हैप्पीनेस इन अ कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, उन्हीं वैल्यूज़ को इन्होंने जगह दी है जिनके माध्यम से इंसान जो है हैप्पीनेस पा सके। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, क्या कारण है प्रॉब्लम का, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन और फिर उस वेरिफिकेशन करना उस हाइपोथेसिस की, ये इसके अंदर लॉजिक माध्यम ये माध्यम है, ये वे है टू गेट नॉलेज। लाइक आप मैथ्स में आप करते हो, स्टैटिक्स में आपने सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उस प्रॉब्लम का आपने कॉज देखा, आप एक अपने हिसाब से एक हाइपोथेसिस बना लेते थे कि ऐसा शायद हो सकता है, फिर आप उसको टेस्ट करते थे, वेरीफाई करने की कोशिश करते थे, हाइपोथेसिस ट्रू होती थी या फेल होती थी, 2 तरीके होते थे। तो वही प्रोसीजर है कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, कॉज क्या है प्रॉब्लम का ये फाइंड आउट करना, उसके बाद अपने ही
मतलब कि अपने ही आप नॉलेज के बेस पे, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे आपने एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर ली, फिर उसको टेस्ट करा, उसको वेरीफाई करा, तो वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये लॉजिक में आता है। ठीक है, फिर आपका लास्ट आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म की मेटाफिजिक्स क्या है कि ये से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं मैन के, उनको ही ये रियल मानता है। दिस कंसिडर्स द यूनिवर्स एज अ आउटकम ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी की बात करूँ तो रिक्रिएशन ऑफ एक्सपीरियंसेस क्या है आपका, नॉलेज है। नॉलेज कैसे रियलाइज की जा सकती है, बाय टेकिंग पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज़। दे कंसिडर ऑर्गन एज एक्शन एंड सेंस ऑर्गन्स एज अ बेसिस ऑफ नॉलेज। ब्रेन एंड इंटेलेक्ट ये क्या है, कंट्रोलर है किसके, नॉलेज के और सोशल एक्टिविटीज़ के। ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ गेटिंग नॉलेज। प्रैग्मेटिज्म जो होते हैं ये सोशल स्किल डेवलप करने की बात करते हैं बच्चों में, जिससे कि वो एडजस्ट कर सके सोसाइटी के साथ, लिवलीहुड अर्न कर सके और यूजफुल थिंग्स डिस्कवर कर सकें, एक्टिविटीज डिस्कवर कर सकें, जिससे कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पे जो है सोशल स्किल जो है उनको डेवलप होने की बात होती है। ठीक है ना, तो इनके हिसाब से जो यूनिवर्स है वो किसी न किसी एक्टिविटी का या किसी न किसी एक्सपेरिमेंट का ही आउटकम है इनके हिसाब से। ठीक है, फैक्ट्स के साथ इसमें हम डील करते हैं। ठीक है, ये है आपका प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, देखो अब आपकी आती है सांख्य फिलोसफी। देखो मैंने एक तो आपकी अद्वैत फिलोसफी हो गई या न्याय फिलोसफी हो गई, या आपकी एक फ़िलोसफी और बताई थी मैंने आपको, उपनिषदिक फ़िलोसफी के बारे में तो इतना नहीं था। 2 फ़िलोसफी बताई थी मैंने आपको इसको पहले वीडियो में कि अद्वैत वेदांत फ़िलोसफी क्या कहती है या आपकी न्याय फ़िलोसफी आपकी क्या कहती है। ठीक है, आज हम सांख्य और योग फ़िलोसफी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं क्योंकि आपका इसमें पूछा गया है। ठीक है, एक आध बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बाकी थोड़ा सा ओवरव्यू जैसे हमने उन वीडियो में लिया था अद्वैत वेदांत फ़िलोसफी का, ऐसे ही हम यहाँ पर भी ले लेते हैं। ठीक है, देखो जो सांख्य फिलॉसफी है ये आपकी सबसे ओल्डेस्ट इंडियन फिलॉसफी में से एक है। इसको सेज कपिल ने आपका फाउंड किया था। ठीक है, तो देखो वैसे तो संख्या का मतलब होता है आपका नंबर भी होता है, संख्या। ठीक है ना, और एक इसका मतलब होता है राइट नॉलेज। एक इस संख्या शब्द का मतलब होता है राइट नॉलेज। ठीक है, तो गीता में भी आपका इस संख्या फिलॉसफी का जिक्र है, महाभारत में भी इसका जिक्र है, जिसमें इस शब्द का मतलब जो है एज अ सेंस ऑफ नॉलेज के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, तो संख्या का मतलब क्या हुआ, द फिलॉसफी ऑफ राइट नॉलेज। ठीक है, तो अब देखो राइट नॉलेज क्या होगी, वो नॉलेज, राइट नॉलेज क्या है, एक तरीके से वैलिड नॉलेज। राइट नॉलेज का मतलब क्या है इनके हिसाब से, द नॉलेज ऑफ द सेपरेशन ऑफ पुरुष फ्रॉम प्रकृति। ठीक है, ठीक है, इसने क्या करा है, इस फिलॉसफी ने जो रियलिटी है उसको 2 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया है, पुरुष और प्रकृति में। प्रकृति मतलब कि ये जो नेचर है, जो ये मैटर है। पुरुष मतलब कि जो हम हैं, जैसे कि सेल्फ, हम हो गए, इंसान हो गए, या हम वो सोल जिसके अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस है। तो पुरुष हो गए हम, प्रकृति हो गई ये नेचर जो है। ठीक है, तो इसने रियलिटी को 2 एटर्नल पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो संख्या के हिसाब से राइट नॉलेज क्या है, राइट नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ द सेपरेशन ऑफ पुरुष फ्रॉम द प्रकृति। अब देखो योग फिलॉसफी और है आपकी, योग और सांख्या फिलॉसफी जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। मतलब कि सांख्या फिलॉसफी में टोटली सारा का सारा जो भी कुछ है ना, सिर्फ कुछ जो है इसमें थ्योरेटिकल है इसमें, और उन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स का क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो हम योगा फिलॉसफी में देखते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या है, योग और सांख्या, ये दोनों साथ साथ चलती हैं फिलॉसफी। योग एंड सांख्या जो है ये दोनों फिलॉसफी एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। कि जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था ना अभी कि एजुकेशन एंड फिलॉसफी का, कि एजुकेशन में हम फिलॉसफी में हम सब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, और उन्हीं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे की जाए वो हम एजुकेशन में देखते हैं। तो एजुकेशन एक तरीके से क्या होती है, प्रैक्टिकल साइड होती है फिलॉसफी की। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि सांख्य फिलॉसफी में हम जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं उन्हीं की ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखते हैं योगा फिलॉसफी में। ठीक है, ठीक है, कि जो
तो जो आपका ये सांख्य योग है ये एक कंप्लीट सिस्टम फॉर्म करते हैं। जो सांख्य है इसमें हम थ्योरेटिकल चीज़ों की बात करते हैं और जो आपका योगा है उसमें हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं ऑफ द सेम टीचिंग्स दैट आर गिवन बाय सांख्य फिलोसफी। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका जो होता है कि योग और सांख्य साथ साथ चलते हैं, तो ये इस तरीके से साथ साथ आपके चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कंसेप्ट्स क्या है सांख्य फिलोसफी के। ड्यूअलिज्म, देखो रियलिटी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पुरुष एंड वन प्रकृति। ठीक है, मतलब कि ड्यूअलिज्म वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, मतलब कि इसने क्या करा है, जो रियलिटी है उसको दो एटर्नल इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल्स में इसने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष हो गई, बहुत सारी कॉन्शियस सोल्स हैं भाई, मैं तुम, हम सब के अंदर सोल है, मैं तुम और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल पुरुषों हैं, कॉन्शियस सोल्स हैं बहुत सारे। और प्रकृति सिर्फ एक है। ये जो नेचुरल, ये जो नेचर है, प्रकृति है, ये सिर्फ एक है। जो मैटर है, जो नेचर की हम बात करते हैं, ये एक है। ठीक है, प्रकृति एंड इवोल्यूशन। प्रकृति क्या है, एक्टिव मटेरियल कोज है किसका, यूनिवर्स का। ठीक है, इसमें 3 गुण्स हैं, मतलब 3 क्वालिटीज़ हैं। सत्वा मतलब कि लाइट गुडनेस है, राजस मतलब कि पैशन एनर्जी है, एंड तामस जिसको हम डलनेस और डार्कनेस बोलते हैं। ये 3 क्वालिटी प्रकृति के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, पुरुष क्या है, द साइलेंट विटनेस कॉन्शियसनेस दैट इज अनचेंजिंग, इनएक्टिव एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम माइंड एंड सेंसेस। मतलब कि जो पुरुष है, मतलब क्या हुआ, जो हमारी बॉडी है, जो सेंसेस है, जो हमारा माइंड है, जो इंटेलेक्ट है, यही सब क्या है, दे आर द मीन्स टू रियलाइज द पुरुष। ठीक है ना, समझ में आया? 25 तत्व, 25 एलिमेंट सांख्या ने एक्सप्लेन करा है द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स थ्रू 25 एलिमेंट्स के थ्रू। इसने एक्सप्लेन कर रखा है कि ये यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ थ्रू 25 एलिमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रकृति पुरुष, इवॉल्विंग इनटू इंटेलेक्ट बुद्धि, ईगो अहंकार, माइंड मतलब मानस, एंड सेंसेस एंड फिजिकल एलिमेंट्स। ठीक है, आप एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, रिकॉग्नाइजेस 3 सोर्स हैं इसके हिसाब से नॉलेज के, परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड रिलायबल वर्ल्ड। मतलब जैसे कि जो चीज़ हमको मतलब कि मतलब रिटिन में हम लोग को मिली है, जैसे कि भाई वेद पुराण हो गए ये सब। गोल ऑफ लाइफ मतलब कि लिबरेशन, हमारा क्या है, गोल ऑफ लाइफ क्या है, लिबरेशन, विच इज़ अचीव्ड थ्रू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी पुरुष एंड प्रकृति। ठीक है, मतलब कि जब आप कभी ऐसा फील करने लगो कि मतलब कि फ्रीइंग द सोल फ्रॉम सफरिंग, ठीक है ना, या फिर जब आप एक डिफरेंस समझ जाओ बिटवीन द पुरुष एंड प्रकृति, या आप समझ जाओ द सेपरेशन ऑफ पुरुष फ्रॉम प्रकृति, तो वही आपका क्या है, एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए लाइफ का। ठीक है, तो सांख्य जो है ये एक क्या है, मेटाफिजिकल फाउंडेशन है किसका, योग फिलोसफी का। ठीक है ना, क्योंकि सांख्य जो है ये आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देती है और योग उसी सेम चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपका है। ठीक है, तो इतना ही आपका सांख्य फिलोसफी के बारे में है। देखो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया क्योंकि क्वेश्चन बैंक में था, बाकी मैं आपको बताऊं तो ऐसा कहीं पे भी पेपर में मेरे हिसाब से जितने मैंने पेपर देखे हैं उसमें तो अभी तक इसके बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिपेयर रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। देखो जब क्वेश्चन बैंक में है आ भी सकता है, एक आध बार आया भी हो सकता है मेरे हाथ वो पेपर ना लगाओ, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको फिलोसफी का बता दिया था कि व्हाट इज़ न्याय फिलोसफी, अद्वैत वेदांत फिलोसफी क्या होती है, जो से ब्रह्मा को ही मानती है ना। तो आपकी ये सांख्य फिलोसफी होगी, ये 2-3 फिलोसफीज़ का आपका इसमें जिक्र था। योग फिलोसफी हो गई, ठीक है ना, कि सांख्य योग फिलोसफी ये दोनों साथ साथ ही आपको चलते हैं। ठीक है ना, सांख्य फिलोसफी में हम पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं। ठीक है, योग फिलोसफी में भी हम लोग जो है अपने सेंसेस पे कंट्रोल पाने की का अध्ययन करते हैं, कंट्रोल पाते हैं अपने सेंसेस पे, अपने माइंड पे, अपने इंटेलेक्ट पे, इन सब पे हम कंट्रोल पाने की करते हैं। तो मतलब योग फिर क्या है, एक तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है ना, अब देखो जैसे कि सांख्य फिलोसफी कहती है कि सच्चा ज्ञान क्या है, व्हेन यू अंडरस्टैंड द सेपरेशन ऑफ पुरुष फ्रॉम प्रकृति। ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिकली, अब थ्योरेटिकली तो हमने समझ लिया कि भाई हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे किया, जब आप मेडिटेशन करोगे, आप योगा करोगे, आप डीप कॉन्सेंट्रेशन करोगे, आत्मा को परमात्मा से जोड़ोगे, जब भी तो पुरुष का प्रकृति से सेपरेशन को समझ पाओगे।
वो चीज़, ठीक है। तो योग में क्या होता है, सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके देखने को मिलती है। समझ में आया, ठीक है। तो जो कपिल मुनि थे, इनके हिसाब से जो सच्चा ज्ञान है वो आपका कैसे मिलता है आपका, ठीक है। तो सच्चा ज्ञान आपका कैसे प्राप्त होता है इनके हिसाब से, अनुभव से, एक्सपीरियंसेस से, तर्क लगा के और शब्द से। इन 3 चीज़ों से आप जो है आप राइट नॉलेज जो है आप उसको गेन कर सकते हो। लाइक जो यहाँ पे लिखा हुआ था आपका, वेयर 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 एक जगह लिखा हुआ था कि हम अच्छा ज्ञान जो है इन 3 चीज़ों से पा सकते हैं। ये रहा, परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड रिलायबल वर्ड। शब्द मतलब कि जो हमारे पास रिटन में जो भी कुछ हमारे पास है, लाइक जैसे कि हम वेदास पढ़ते हैं, ये सब जो चीज़ रिलायबल है, ठीक है। और इनके हिसाब से जो है इन्होंने 25 तत्वों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, ठीक है ना, कि किस तरीके से इन 25 तत्वों से आपका ये यूनिवर्स बना हुआ है, जिसमें आपका प्रकृति, पुरुष, ये आपका माइंड, ईगो, सेंसेस, फिजिकल एलिमेंट, बहुत सारे इस तरीके के आपके 25 एलिमेंट्स का इन्होंने जिक्र करा था कि किस तरीके से इन तत्वों के प्रभाव से आपका ये यूनिवर्स बना है, ठीक है। ऐसा इन्होंने बताया। ये पुरुष आप जेंट्स से लिंक मत करना इसको, पुरुष को, दिस इज़ नॉट इक्वल टू मेल फीमेल, ठीक है ना। ये पुरुष प्रकृति उसकी बात नहीं हो रही है, दिस इज़ पौरुष। अगर कहीं कहीं पे इसको पौरुष बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको पुरुष बोल देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग ये है तो हम इसको पुरुष भी बोल देते हैं। वैसे अगर हम देखोगे ना जनरली तो इसको पौरुष बोला जाता है, पौरुष, ठीक है। पौरुष मतलब चेतना, जैसे कि हम है, हमारे अंदर क्या है, चेतना है हमारे अंदर। प्रकृति मतलब कि मैटर, ये नेचर, ठीक है। समझ में आया। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ फिलोसफीज के बारे में। ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है, यूनिट 2। कल से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में, ठीक है। वो चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसीलिए वैसे तो मैं आपको भी वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो प्रीवियस 6 to 7 ईयर्स में पूछे गए लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उन्हीं का ही कंसेप्ट मैं आपको इन वीडियोस में करा रही हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे यूनिट 3, उसमें भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट बहुत जितने भी इम्पोर्टेंट नहीं, जितने भी क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पूछे गए हैं, वो सब हम यूनिट 3 में आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ एक फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करिए, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।